हेलो 11th क्लास। आज फिजिक्स में हमारा 5वां अध्याय है गति के नियम में। हम जो है तो अगला हमारा जो टॉपिक है क्या है, आवेग। पिछले क्लास में हमने न्यूटन की गति का द्वितीय नियम पढ़ा दिया था, ठीक है। तो न्यूटन की गति का द्वितीय नियम क्या है, F बराबर m जो सूत्र उसमें उत्पन्न करना था, उसको पढ़ा दिया था। अगर जो वीडियो नहीं देख पाता है या जिसको दिक्कत है तो हमारे चैनल पे जाके उसमें वीडियो अगर सर्च करेंगे, टॉपिक डालेंगे, जो भी टॉपिक आपको चाहिए, संवेग, गति का प्रथम नियम, तो उसमें आपको टॉपिक मिल जाएगा, ठीक है। तो उस टॉपिक को आप देख के पढ़ सकते हैं, ठीक है। पिछला टॉपिक अगर क्लियर रहेगा तो वही आगे आपको आसानी से बनेगा, नहीं तो दिक्कत जाएगी। अगला टॉपिक हमारा ये आवेग, ठीक है। आवेग क्या होता है, किसी वस्तु के संवेग में एक निश्चित परिवर्तन दो प्रकार से किया जा सकता है, ठीक है। संवेग पहले पढ़ा चुके हैं। संवेग क्या है, गति की कुल माप है, ठीक है। कुल माप है मतलब क्या है कि जो वस्तु गति कर रही है उसके में उसकी कुल लंबाई कितनी है, कितनी स्पीड से चल रही है, या वह किन किन मानों पर निर्भर करती है, ये हमने संवेग में बता दिया था। अब यहाँ आवेग के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है, तो ये भी डेफिनेशन नहीं है। इसमें क्या है कि अगर संवेग, अगर वस्तु की गति कर रही है उसको अगर हमें परिवर्तित करना है तो उसका जो मान है दो मानों पर निर्भर करेगा। सबसे पहला क्या है, कम परिमाण का बल अधिक समय अंतराल के लिए लगाया जाए। दूसरा ये अधिक परिमाण का बल अल्प समय अंतराल के लिए लगाया जाए, ठीक है। चूँकि हम जानते हैं कि अगर कोई वस्तु गति कर रही है और उसमें क्या करेंगे, हल्का हल्का बल लगाते जाएंगे और वो बल जो है तो उसको काफ़ी समय तक लगाएंगे, तो वस्तु का जो संवेग है वो एक समान बना हुआ रहेगा या वस्तु का संवेग बढ़ता जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करेंगे तो कि हम मान लिए कि एक रिक्शा है, रिक्शे को अपने हाथ से बल लगा के खींचना है, तो हम हल्का हल्का बल लगा के उसको धीरे धीरे खींचते जाएंगे, बहुत दूर तक रिक्शा चला जाएगा, ठीक है। मतलब ये कि बल कम लगा रहे लेकिन समय बहुत ज़्यादा लग रहा है। इसका उल्टा हो सकता है कि रिक्शा को हमने क्या करा, एक किसी से भारी टक्कर मार दी बड़े वाहन से, और टक्कर मारने के पश्चात क्या हो गया, रिक्शा बहुत कम समय में, टक्कर जो लगा समय बहुत कम समय है लेकिन जो रिक्शा है बहुत दूर तक चला जाएगा। मतलब क्या हो रहा है, पहली कंडीशन में हमने बल कम लगाया था लेकिन ज़्यादा समय तक लगातार समय तक लगा रहा था, लेकिन अगली कंडीशन में क्या है, एकदम बिल्कुल बल जो है बहुत कम समय के लिए लगाया गया, लेकिन जो है वस्तु की जो दूरी है, जो स्पीड है, वो काफ़ी देरी तक कार्य करी। ये दो कंडीशन में जो है तो संवेग के मान में परिवर्तन किया जा सकता है, ठीक है। तो अब डेफिनेशन में हम आएंगे कि डेफिनेशन क्या है। तो हम देख क्या रहा है कि जो संवेग में जो परिवर्तन होता है वो किसके कारण होता है, बल के कारण। या तो वो कम समय के लिए लगाया जाए और ज़्यादा लगाया जाए, या फिर बल कम लगाया जाए लेकिन ज़्यादा समय के लिए लगाया जाए। तो हम देखते हैं क्या है कि हमें निष्कर्ष क्या निकल रहा कि जो आवेग है वो किस पर निर्भर कर रहा है, बल पे निर्भर कर रहा है। तो आवेग बल के कुल प्रभाव की माप है, मतलब किसी वस्तु पर या तो गति कर रही है या नहीं कर रही है, ठीक है, उस पर जो भी आवेग होगा, मतलब उसकी जो गति जो निर्भर करेगी वो किस पर निर्भर करेगी, बल के माप पर निर्भर करेगी। तो आवेग क्या हो गया, बल के कुल प्रभाव, ठीक है। मतलब कितना बल उस पर लग रहा है उसकी माप को हम क्या बोलेंगे, आवेग बोलेंगे। जैसे संवेग था, संवेग क्या है, कोई वस्तु तो गति कर रही है तो गति की कुल माप, मतलब गति में जो भी वस्तु के अंदर जो भी निहित है उन सारा मान को हम हल करेंगे तो हमें क्या निकलेगा, संवेग निकलेगा। यहाँ पर क्या है, वस्तु गति कर रही है तो उसमें बल लगाने पर उसमें क्या वृद्धि होगी, क्या कमी होगी, उसकी गणना को हम क्या बोलते हैं, आवेग कहते हैं। तो बल के कुल प्रभाव, बल की कुल माप को हम उसका क्या बोलेंगे, आवेग बोलेंगे। तो एक डेफिनेशन आपको ये लिखना है जो हमने अभी शुरू में बताया, तो वो तो खाली इसको समझने के लिए था, डायरेक्ट डेफिनेशन में आप यही लिखेंगे, ठीक है। दूसरी डेफिनेशन यहाँ करके ये लिख सकते हैं, अगर सूत्र फॉर्म में हम लिखेंगे तो क्या होगा, बल और समय अंतराल, ठीक है, कि गुणनफल को उसका उस बल का आवेग कहते हैं, ठीक है। आवेग का मान निकालने के लिए फार्मूला क्या है, बल का आवेग बराबर बल और समय अंतर। जैसा भी हम पीछे बताया कि कोई वस्तु गति कर रही तो उस पर दो चीज़ काम करेंगी, तो बल काम करेगा और कितने समय के लिए लगा है वो मैटर करता है। बल कम है तो समय अंतराल ज़्यादा होगा, समय अंतराल कम है तो बल ज़्यादा हो, ठीक है। फार्मूला क्या है, बल और समय अंतराल। तो इसके फार्मूले में आप तो ये बोल सकते हैं कि आवेग क्या है, बल की कुल माप है, या बल और समय के अंतराल के गुणनफल को हम उसका क्या बोलते हैं, आवेग बोलते हैं। जैसे संवेग में था गति की कुल माप बोलते थे, या दूसरी डेफिनेशन क्या थी, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम उसका संवेग कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ फार्मूला लिखना है तो फार्मूले में आप पूरा लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यदि किसी वस्तु पर क्या है, F बल लगाया जाता है, कब तक, डेल टी समय के लिए कार्य करता है, तो बल का आवेग कितना हो जाएगा, J बराबर, उसको किससे प्रदर्शित करें यहाँ पर, J से, J इक्वल F इंटू डेल टी, ठीक है, बल और इंटू समय अंतराल।
ठीक है। तो ये फार्मूला हमारा कि इस प्रकार आवेग का बल एफ जी बराबर एफ इंटू डेल टी। तो ये फार्मूला छोटा सा आया है हमारा किसका, आवेग का। अब इसका जैसे भी जब भी कोई नया फार्मूला आता है उसका हमें क्या निकालना पड़ता है, मात्रक और विमीय सूत्र निकालना पड़ता है। यहाँ तक तो ये फार्मूला हो गया। अब मात्रक पे आएंगे तो ये मात्रक हमें यहाँ से हेडिंग डाल के लिखना है। मात्रक क्या है, जे बराबर फार्मूला, पहले सबसे पहले फार्मूला पता होना चाहिए मात्रक निकालने के लिए। तो जे इक्वल एफ इंटू डेल टी, ठीक है, ये फार्मूला है। ठीक है, एफ क्या है, बल है। ठीक है, तो एफ क्या होगा, एफ का मात्रक इंटू टी का मात्रक। तो एफ क्या है, बल, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड। ठीक है, तो आवेग का मात्रक क्या हो जाएगा, एसआई पद्धति में क्या हो जाएगा, न्यूटन सेकेंड। और सीजीएस पद्धति में लिखेंगे तो सीजीएस पद्धति में बल के मात्रा को हम क्या ऐसे प्रदर्शित करते हैं, पिछले क्लास में मैंने बताया था, डाइन से प्रदर्शित करते हैं। तो और समय को तो सेकंड ही से ही रहेगी। तो सीजीएस पद्धति से उसका मात्रा कितना हो गया, डाइन और सेकंड। और एसआई पद्धति में या एमकेएस पद्धति में कितना हो जाएगा, न्यूटन सेकंड। ये इसका मात्रा हो। अब विमीय सूत्र में आएंगे तो विमीय सूत्र के लिए वही है, एफ का विमीय सूत्र गुणा टी का विमीय सूत्र। एफ का विमीय सूत्र पीछे निकाल चुके हैं, नहीं याद हो तो आप एफ बराबर एम ए वाले फार्मूले से निकाल सकते हैं। तो एफ का विमीय सूत्र कितना था, एम एल टी की पावर -2 था। यहाँ एक समय और इंटू कर देंगे तो टी का इंटू कर देंगे तो ये इसकी पावर 1 प्लस में और यहाँ 2 पावर माइनस में घटे आएगी तो 1 पावर बचेगी माइनस में। ठीक है, तो इसका विमीय सूत्र कितना आ गया, एम एल टी की पावर -1, ये इसका विमीय सूत्र आ गया। प्रकृति की बात करेंगे तो आवेग कैसी है, एक सदिश राशि है। इसकी दिशा क्या होती है, बल की दिशा में ही होती है। ठीक है, मतलब कोई वस्तु गति कर रही है, हमने उस पर बल लगाया तो जिस दिशा में हम बल लगाएंगे वस्तु की जो आवेग होगा, जो बल लग रहा है वो उसी डायरेक्शन में आगा आगे की तरफ बढ़ेगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि आवेग क्या है, एक सदिश राशि है, इसकी दिशा क्या होती है, वही होती है जो बल की दिशा होती है। तो ये आवेग हो गया आपका एक टॉपिक कंप्लीट, इसको आपको लिखना है समझना है। अब इससे कुछ एग्जाम्पल आप दैनिक जीवन में देखते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल अगर आप देख लेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि ये होता क्या है। ठीक है, इसके पहले एक टॉपिक छोटा सा और, ये आवेग और संवेग प्रमेय, इसको भी देख लें। आवेग संवेग प्रमेय, इस प्रमेय के अनुसार किसी बल का जो आवेग है, आवेग उस बल द्वारा उत्पन्न संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। ठीक है, मतलब जो आवेग मतलब जो बल लग रहा है, बल किसके बराबर होगा, जितना बल लगा होगा उतना संवेग होगा। तो जो आवेग है वो क्या होगा, बल में संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। हमने माना एक बल एफ है जो कि डेल टी समय तक आरोपित करते हैं, जिसका उसके संवेग में क्या होती है, वृद्धि होती है। कोई वस्तु गति कर रही है, हमने बल लगाया है तो बल लगाने में क्या, उसकी गति वृद्धि हुई, गति में वृद्धि हुई मतलब संवेग का मान बढ़ा, चूँकि गति की की माप को ही अब संवेग कहते हैं। तो उसका संवेग कितना हो गया, डेल पी हो जाता है। तो न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से हम यहाँ कौन सा नियम लगाएंगे, न्यूटन की गति का द्वितीय नियम लगाते हैं। चलिए देखते हैं आगे क्या हो गया, m बराबर डेल पी अपॉन डेल, न्यूटन की गति का द्वितीय नियम भी यही है और इसमें हम दोनों में संबंध भी स्थापित कर रहे हैं। ठीक है, न्यूटन की गति का द्वितीय नियम क्या है कि जो लगाया गया जो बल है किसके बराबर होता है, संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। तो यहाँ इंटू कर देंगे, यहाँ कितना आएगा, ये एफ इंटू डेल टी इक्वल डेल पी। एफ इंटू डेल टी किसका मान होता है, जे का मान होता है। ठीक है, जे किसे कहते हैं, बल का आवेग। तो जे बराबर कितना आ गया, एफ इंटू डेल टी। तो ये भी क्या हो गया ठीक है, जे बराबर ये होता है, इसको हमने यहाँ रख दिया, समीकरण 1 में रख दी। तो जे बराबर कितना आ गया, डेल पी आ गया। तो डेल पी क्या हुआ, जो प्रमेय भी हमने बताया, क्या बताया कि वस्तु का जो है आवेग है उसके संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है ये हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था, इसको हम यहाँ तक लिख सकते हैं। ठीक है, अब इससे कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल अगर आप देख लेंगे तो आपको दैनिक जीवन में समझ में आएगा। एग्जाम्पल बहुत ज़रूरी रहते हैं, जब भी हम कोई डेफिनेशन पढ़ते हैं तो हमें ये पता चल जाता है कि वो डेफिनेशन जो है हमारे दैनिक जीवन में कहाँ पर कार्य हो रही है, ताकि उसको समझने में आसानी होती है। जब भी कोई टॉपिक आप पढ़ोगे उसको दैनिक जीवन में किसी एग्जाम्पल से लेके पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी समय तक याद रहेगी। पहला एग्जाम्पल इसमें लेते हैं, क्रिकेट के खेल में गेंद लपकते समय खिलाड़ी अपने हाथ पीछे कर लेता है। ये हमारे जो है तो आवेग की कुछ अनुप्रयोग हैं, आवेग के कुछ एग्जाम्पल हैं कि हम दैनिक जीवन में इसका कहाँ पर उपयोग करते हैं। तो क्यों पीछे हाथ कर लेते हैं, जब भी आप भी खेले होंगे, देखते होंगे, क्रिकेट में देखे होंगे या खुद भी खेला होगा तो देखा होगा कि जब भी कोई खिलाड़ी गेंद को कैच करता है तो वो अपने हाथ को क्या करता है, पीछे की तरफ ले लेता है। क्यों ले लेता है, क्योंकि जो बॉल आ रही है उसका स्पीड बहुत ज़्यादा है, संवेग का मान क्या है, बहुत ज़्यादा है। अगर हम डायरेक्ट हाथ में हमारे आएगी तो क्या होगा, हमारे हाथ में जब लगेगा तो जो बल है
बहुत कम समय के लिए कार्य करेगा। जब कम समय के लिए कार्य करेगा तो बॉल क्या होगी, हमारे हाथ से लग के वापस चली जाएगी, तो हम कैच हमारा क्या होगा, छुट जाएगा। क्योंकि यहाँ पर लोग गेंद को कैच करते समय बहुत कम समय के लिए हाथ पे टच करती है, तो हमने क्या करते हैं, अपने हाथ को थोड़ा सा पीछे करते हुए ले आते हैं, पीछे अपने हाथ को लेते जाते हैं, तो क्या होता है, गेंद को हमारे हाथ में बने रहने के लिए क्या होता है, कुछ समय मिल जाता है। जब समय का मान बढ़ता है, कुछ ज़्यादा समय लगता है, तो ज़्यादा समय लगने पर क्या होता है, बल का मान धीरे धीरे क्या हो जाता है, कम हो जाता है, इसलिए गेंद को हम आसानी से लपक सकते हैं। ठीक है, तो जैसा बताया हमने, आवेग का मान है, मतलब बल का जो मान हो किस पे निर्भर करता है, टाइम पे। जितने समय के लिए लगेगा तो उतना बल का मान ज़्यादा होगा, बल समय कम होगा तो बल का मान भी कम हो जाएगा। सर्कस के कलाकार जाली या मोटे गद्दे पर कूदते हैं। सर्कस अभी आपने देखा होगा, गए होंगे तो देखे होंगे कि जब भी कोई खिलाड़ी है ऊपर से कूदते हैं तो किस पे, नीचे जाली लगी हुई होती है या गद्दे लगे हुए होते हैं, उन पे कूदते हैं। उन पे इसलिए कूदते हैं कि जब वो कूद रहे होते हैं तो जब जाली पे आती है तो जाली पे कूदने के पश्चात जाली क्या होती है, कूदने के बाद धीरे 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 नीचे तक जाती है। नीचे तक जाने से क्या होता है, जो खिलाड़ी को जो बल का मान है वो धीरे धीरे समय बढ़ने के कारण बल का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जब बल का मान कम हो जाता है तो क्या होता है, खिलाड़ी को चोट कम पहुंचती है। अगर डायरेक्ट और किसी ज़मीन पे कूद जाएगा, ज़मीन पे कूदने के बाद क्या होगा, डायरेक्ट बल ज़मीन से टकराएगा, टकराने के पश्चात क्या बहुत कम समय के लिए जब लगेगा तो बल का मान क्या होगा, ज़्यादा होगा। जैसे हमने बताया कि कम समय के लिए लगेगा लेकिन बल क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो हम समय को बढ़ा देते हैं, जब समय बढ़ता है तो बल का मान भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। कम होने के पश्चात आपको कलाकार को जो भी है चोट नहीं पहुँचती। इसी तरह और भी है, कुछ ऊंचाई से पक्के फर्श पर कूदने के बजाय रेत पर कूदने से कम चोट लगती है। आपने दैनिक जीवन में ये देखा होगा, यदि आप पक्के फर्श पर कूद जाते हैं कुछ दूर ऊंचाई से तो क्या होता है, आपको चोट लगती है। क्यों लगती है चोट, क्योंकि फर्श क्या होता है, पक्का होता है। जैसे ही उस पर कूदते हैं तो डायरेक्ट हमारा जो पाँव है डायरेक्ट फर्श के संपर्क में आता है, और जिससे क्या होता है कि बहुत कम समय के लिए लेकिन बल क्या होता है, ज़्यादा लग जाता है, जिससे हमें क्या होती है, चोट पहुँच जाती है। ठीक है, जबकि इसका उल्टा बात करें रेत पे, तो रेत पे जब हम कूदते हैं तो कूदने के पश्चात क्या होता है, हमारा जो बल का मान है, जब तक हम रेत में हम थोड़ी अंदर तक क्या होते हैं, धंसते चले जाते हैं, जिसके पश्चात क्या होता है, हमें टाइम ज़्यादा मिल जाता है। जब टाइम ज़्यादा मिलता है तो बल का मान धीरे धीरे क्या होता है, कम हो जाता है, जिससे हमें चोट नहीं पहुँचती। ठीक है, तो इसको अगर आपको ना समझ में आया हो तो पूरा निष्कर्ष दिया है, आपको एग्जाम्पल में से भी ये ब्लैक से जो थी वो लिखना है, लेकिन अगर आप पूरा एग्जाम्पल को पढ़ के समझना चाहते हैं तो समझ सकते हैं। देखिए इसमें लिखा है, पक्के फर्श पर कूदने पर पैर तुरंत ही स्थिर हो जाते हैं, अतः समय अंतराल का मान बहुत ही कम होता है, फलस्वरूप संवेग में परिवर्तन की दर क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है, समय बहुत कम होता है, संवेग चूँकि वस्तु भी गति करती हुई आ रही है, एकाएक क्या हो गया, संवेग में बहुत परिवर्तन होगा, बढ़ जाएगा, तो बल का मान भी क्या होता है, बढ़ जाता है, जिससे पैर में अधिक चोट लगती है। लेकिन रेत पर कूदने से पैर स्थिर होने में कुछ समय लगता है, धीरे धीरे पैर अंदर क्या होता है, धंसता चला जाता है, जिससे कुछ समय लगता है, और समय का मान बढ़ने पर क्या होता है, बल का मान कम हो जाता है, जिससे पैर में चोट कम पहुँचती है। और भी इसके एग्जाम्पल दिए हैं, एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, कांच या मिट्टी के बर्तन पक्के फर्श पर गिरते ही टूट जाते हैं। आपने देखा होगा कि घर में हमारे कांच के या मिट्टी बर्तन के या फिर और भी किसी उपकरण के अगर कुछ होते हैं, बर्तन होते हैं, तो वो क्या होते हैं, तुरंत टूट जाते हैं। लेकिन इसकी तुलना में अगर वो किसी मुलायम फर्श पर गिरते हैं, मुलायम फर्श मतलब कच्ची फर्श हो या बालू हो, मिट्टी हो पे गिरने पे क्या होते हैं, नहीं टूटते। तो इसका वही है कि जैसे ही गिरते हैं पक्के फर्श पर तो डायरेक्ट फर्श के संपर्क में आते हैं, समय बहुत कम होता है, संवेग में परिवर्तन एक बैग बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिससे बल का मान बढ़ता है, बल का मान बढ़ने पे क्या होता है, वह टूट जाते हैं। जबकि मुलायम फर्श पर गिरने पर उन्हें कुछ समय मिल जाता है, जिससे क्या होता है, वह टूट नहीं जाती। और भी इसका एग्जाम्पल लास्ट है, कार, बसों या मोटर। ठीक है, साइकिलों में स्प्रिंग लगे होते हैं। ठीक है, और स्प्रिंग क्यों लगाए जाते हैं कि जब भी वाहन हम चलाते हैं या टू व्हीलर हम चलाते हैं तो क्या होता है, बीच बीच में गड्ढे आ जाते हैं, उबड़ खाबड़ आ जाता है, रोडें ख़राब होती है, तो ख़राब होने के बाद क्या होता है, बल का मान एकाएक, चूँकि गाड़ी एक सी स्पीड से चल रही है, दचका लगा, दचका लगने के बाद क्या हुआ, संवेग में परिवर्तन हुआ, लगने के पश्चात क्या होगा, डायरेक्ट वो बल है हमारे बॉडी में आ जाता है। अगर बीच में स्प्रिंग लगी हो तो स्प्रिंग क्या करती है, एडजस्ट कर लेती है। एडजस्ट करती है मतलब जो बल है, बल के का समय को क्या करती है, बढ़ा देती है। बढ़ाने पर क्या बल हमारे तक पहुंचने में क्या होता है, कुछ समय लग जाता है, जिससे उसका मान क्या होता है, कम हो जाता है, तो हमें जो है झटका कम महसूस होता है। ठीक है, इसकी तुलना में अगर वो ना लगा हो, डायरेक्ट अगर हम ऐसे किसी वाहन में बैठे जिसमें क्या हो, स्प्रिंग ना लगी हो, जैसे रिक्शे की बात करते हैं, इसमें स्प्रिंग नहीं लगी रहती, जैसे ही गड्ढा आता है तो हमें बहुत जोर का धचका महसूस होता है। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल थे इस आवेग की, छोटी सी डेफिनेशन थी इसमें, उससे कुछ अनुप्रयोग था। डेफिनेशन और जो प्रमेय, छोटा सा आवेग का संवेग का प्रमेय था वो, और इसके जो है अनुप्रयोग में इसके 5-6 एग्जाम्पल आप इसको कर लेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। ओके।